एवरीवन। आप लोग सब कैसे हैं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, जो मतलब बहुतों का क्वेश्चन रहता भी है ऐसे, और बहुत सारे लोग आप ऐसे भी होंगे भी जो ज्योतिष के पास जाके ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आज उसी एक सेंसिटिव टॉपिक को मैं उठाने वाली हूँ, जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके। एंड देखिए, मैं कुछ बातें इससे पहले कहना चाहूँगी कि अभी का जो सोसाइटी हो गया है वहाँ पे सोशलाइजेशन और मतलब किसी न्यू लोगों से मिलना ये एक आम बात हो चुकी है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक ये सब के ज़रिए हम बहुत लोगों से मिलते हैं, वर्चुअली मिल रहे हैं या फिर हम उनसे जाके भी मिल रहे हैं। तो ऐसे मतलब मिलते मिलते चीटिंग टेंडेंसी भी बहुतों के अंदर देखी जा रही है, जो अगर मैरिज के पहले है तो फिर तो कोई बात नहीं है, उतना ज़्यादा गंभीर बात नहीं है, क्योंकि अभी रिलेशनशिप में अगर कोई चीट करे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकअप हो जाता है और तो कुछ नहीं। पर अगर आप मैरिज में चीट कर रहे हैं तो डिवोर्स तक बात जाने से पहले भी आपके साथ जो जो लोग जुड़े हैं उन लोगों की भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी की मतलब को लेके नहीं है, आपके फैमिली के जो लोग हैं उनको भी इस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि उन लोगों को पता नहीं चलेगा, मेरा ये सीक्रेट ही चल रहा है तो सीक्रेट ही चलेगा, देन आई हैव टू से बी अवेयर ऑफ दैट। क्योंकि अगर आपके किस्मत में वो है अच्छा कि चलो ठीक है नहीं पकड़े जाएंगे, अगर वैसा योग है तो फिर तो आप बच गए, पर अगर वैसा योग नहीं है तो फिर तो समझ ही रहे होंगे आप। और इससे सिर्फ आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और उसके बाद अगर आपका कोई चाइल्ड है तो उसकी भी ज़िंदगी बहुत बहुत ज़्यादा, उसके ज़िंदगी में एक बैड इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं माना जाता कि मैरिज के बाद आप लोग किसी भी सीक्रेट अफेयर में किसी भी रीज़न से जा रहे हैं, तो वो मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब देखिए, मैरिज के बाद का जो सीक्रेटिव अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसमें मेन रीज़न या मेन जो नीड है वो सेक्सुअल नीड ही रहता है। ज़्यादातर केस में ही ऐसा ही देखा गया है कि इमोशनल नीड के लिए आप कोई रिलेशन में जा रहे हैं शादी के बाद, ये बहुत कम सिचुएशन में ऐसा, मतलब रेयर टू रेयरेस्ट सिचुएशन में ऐसा होता है। नंबर वन जो प्राइम जो मेन फैक्टर रहता है वो सेक्सुअल आर्ज ही रहता है लोगों के अंदर। अगर सेक्सुअल नीड बहुत ज़्यादा है तो आप एक पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होते, या फिर ये सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम ही और एक रिलेशन को मतलब आपके लाइफ में आप उनको जगह दे देते हैं। और भी बहुत सारी नीड्स हो सकती है, लाइक आपके जो लाइफ पार्टनर है आपसे मतलब उनसे आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता या अटेंशन नहीं देते आपको, और भी बहुत सीरियस रीजंस भी हो सकते हैं, मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशंस था वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप लोग कभी कभी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं और उसको छुपा के रखने की कोशिश भी करते हैं। बहुत लोग एक रिलेशन में फिर नहीं रह पाते, मतलब मैरिज रिलेशन उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मतलब दम घुटने लगता है उन लोगों का, तो फिर वो लोग डिवोर्स दे देते हैं एक दूसरे को और फिर म्यूचुअली वो लोग अलग हो जाते हैं, तो वो बात बिल्कुल अलग है। पर यहाँ पे बात हो रही है कि आप एडजस्ट भी कर रहे हैं पर इधर आप अपने नीड्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी और के साथ। तो हॉरोस्कोप में ऐसा क्या योग है जिसके लिए ये टेंडेंसी देखी जाती है कि मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये कौन कौन सा योग है जो इस जो अफेयर है उसका जन्म देता है, तो आज उसी को लेके बात करूँगी। पर देखिए, आप मेरे जो बात सुन के आप अपने पार्टनर की कुंडली जाके देख ले
और फिर उसके ऊपर दोष डालने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कंजंक्शन जो कंजंक्शन मैं अभी बताने जा रही हूँ वो शायद उनके कुंडली में हो भी, पर ऐसा हो सकता है वो बहुत लॉयल हो आपके साथ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कंजंक्शन हो रहा है, पर अगर डिग्री वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है तो फिर वो कंजंक्शन नहीं मैटर करेगा। तो उसके बाद इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको वो सब कंजंक्शन मिल रहा है या फिर मैं जो पॉइंट्स बोलूँगी उसका अगर कुछ भी आपको मिल रहा है आपके पार्टनर के कुंडली में, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और उनका कुंडली दिखाइए, फिर ही कुछ डिसीजन लीजिए। और ये आपके कुंडली में भी आप लोग देख सकते हैं कि आपके कुंडली में भी ऐसा कुछ योग है कि नहीं। और ये सब योगों को देख के हॉरोस्कोप मैचिंग भी होता है शादी के पहले। जो हॉरोस्कोप मैचिंग हम लोग बोलते रहते हैं कि शादी के पहले हॉरोस्कोप मैचिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसी पॉइंट को लेके ही हम ज़्यादातर बोलते हैं कि आप लोग हॉरोस्कोप मैच करके फिर ही शादी कीजिए। अदरवाइज करेंगे तो फिर बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस होगा। अगर आप लोगों का हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रहा है तो शादी आप एक जिम्मेदारी के तरीके से या फिर एक बोझ के तरीके से होल लाइफ ऐसे ही चलाएंगे, और या फिर आप लोगों का डिवोर्स हो जाएगा। तो चलिए आज का ये टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ और आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करती हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो पहला मेरा जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसको कौन कौन सा प्लैनेट इसमें प्राइम रोल होता है, या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किन किन प्लैनेट्स का होता है। तो फर्स्ट प्लैनेट है वेनस, सेकंड है मून, थर्ड है मार्स एंड फोर्थ नंबर प्लैनेट है राहु। अब जानते हैं कि ज़ोडियक साइन के अनुसार ऐसा कौन सा साइन है जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा शो करता है। तो वो दो साइन है, स्कॉर्पियो नंबर 1, सेकंड पाइसिस, दोनों ही वाटरी साइन है। थर्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि कुंडली का कौन सा हाउस है जो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों को शो करता है। तो पहला हाउस है 7th हाउस, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का हाउस है, आप लोगों को पता ही होगा। ये काम त्रिकोण का भी हाउस है। अब 8th हाउस किसी भी सीक्रेटिव चीज़ें, सीक्रेटिव अफेयर, रिलेशन, इस सब चीज़ों को 8th हाउस शो करता है आपके कुंडली में। थर्ड हाउस भी काम त्रिकोण का हाउस होता है। 11th हाउस क्यों? क्योंकि वो डिज़ायर, वो भी एक काम त्रिकोण का ही हाउस है। डिज़ायर्स, आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, विशेस, उसको ये शो करता है। एंड लास्ट 12th हाउस बेड प्लेजर को शो करता है। सो ये सब हाउसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं कि कंजंक्शन के ऊपर, कि कौन कौन सा ऐसा कंजंक्शन है जो इस चीज़ को डिनोट करता है। तो मैंने पहले ही बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सबसे ज़्यादातर रीज़न ऐसा देखा गया है कि सेक्सुअल नीड ही होता है। सेक्सुअल जो अनसेटिस्फेक्शन होता है वही काम करता है ज़्यादातर, तभी एक पार्टनर से आप सेटिस्फाई नहीं रहते और दूसरे पार्टनर के तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन का पार्ट है ये सभी इंसान के अंदर रहता है, पर कुछ इंसान ऐसे रहते हैं जो उसको कंट्रोल कर पाते हैं और कुछ इंसान नहीं कंट्रोल कर पाते, मतलब ये उनके कंट्रोल में होता ही नहीं है। तो इनके लिए उन लोगों को दोष दे के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन लोगों के चार्ट में ही ऐसा सब योग बन रहा है कि अब क्या किया जाए। तो पहला जो कंजंक्शन है वो है, देख लीजिए आप, ज़्यादातर ये मेल जो नेटिव है उनके लिए मैं बता रही हूँ। अगर आपका वेनस 7th हाउस में डेबिलिटेटेड है, डेबिलिटेटेड मीन्स नीच का हो रहा है, जो वर्गो साइन में वेनस ज़्यादातर होता है। डेबिलिटेटेड हो रहा है वेनस
और वेनस वहाँ पे मार्स के साथ कंजंक्ट करके बैठा है। ऊपर से वहाँ पे राहु का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है, या फिर राहु भी वहाँ जाके बैठ रहा है। तो आप देखिए, ये एक मेष लगन की कुंडली है। यहाँ पे 5th और 7th हाउस का लॉर्ड वेनस और सन जाके 8th में बैठ गया। ये एक चीटिंग टेंडेंसी दे रहा है। राहु और मून 12th में है, या ये भी एक चीटिंग टेंडेंसी दे रहा है। मार्स 4th हाउस में, ये भी एक चीटिंग टेंडेंसी दे रहा है। तो ये मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की एक कोशिश रही है मेरी। तो अब चलते हैं डिस्कशन पे फिर से। देखिए, मार्स वेनस एक ऐसा कंजंक्शन है जो मतलब सेक्सुअल जो हमारा जो नीड है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, मार्स एंड वेनस। क्योंकि मार्स पैशन को शो करता है और वेनस रोमांस, लव, ये सब शो करता है। मार्स एग्रेशन को शो करता है। सो इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मार्स और वेनस जो कंजंक्शन है वो यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर है। और राहु क्या करता है, मैंने पहले ही बताया, जहाँ भी ये एस्पेक्ट देता है या फिर जिस घर में ये बैठ रहा है उस घर की चीज़ों को बढ़ा देता है। मतलब ये 7th हाउस में है तो 7th हाउस की चीज़ों को ये बढ़ा देगा। अब 7th हाउस काम त्रिकोण का है, जो मैंने बताया है एक सेक्सुअल रिलेटेड हाउस है, सेक्स रिलेटेड हाउस है। और यहाँ पे मार्स वेनस, ऊपर से राहु। तो ऐसा होगा कि जो ये इंसान है ये एक पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं होंगे। इनका 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ भी एक डिग्री वाइज मैंने जो बोला वो देखना ज़रूरी है। मतलब 70 to 80% तो ऐसा देखा गया है कि इन लोगों का बाहर कुछ ना कुछ अफेयर है, सीक्रेट अफेयर। अब ये वो लोग किस नीड से कर रहे हैं ये तो उनका पर्सनल मैटर है, पर ये देखा गया है कि इन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। शादी के बाहर भी इनका एक रिलेशन हो सकता है, एक से ज़्यादा। अब मेरा सेकंड जो पॉइंट है वो होगा कि अगर फीमेल की कुंडली है और मार्स डेबिलिटेटेड है, मतलब मार्स बहुत ज़्यादा खराब पोजीशन में 12th हाउस में चला गया और मार्स के साथ राहु बैठ रहा है, तो वहाँ भी वो भूख को बढ़ा रहा है, मतलब जो नीड है उसको बढ़ा रहा है। तो यहाँ भी देखा जा रहा है कि ये जो फीमेल है, फीमेल नेटिव, उसका उनका भी एक से ज़्यादा रिलेशन हो सकता है। शादी के अलावा भी बाहर भी रिलेशन हो सकता है। अब मेरा जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो है, अगर आपका जो 5th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का आपका कोई भी साइन हो सकता है, उसका लॉर्ड और 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो कंजंक्ट होके 8th हाउस में चला जाए। 8th हाउस मैंने पहले ही बताया एक सीक्रेटिव हाउस है। तो यहाँ पे 90% इस नेटिव का सीक्रेट अफेयर रहेगा ही रहेगा, मतलब शादी के बाद भी रहेगा, क्योंकि 5th लव रिलेशन, 7th मैरिज, और वो जाके 8th में बैठ रहा है कंजंक्शन बना के। और वहाँ अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, मतलब कोई भी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो 99% इनका तो सीक्रेटिव अफेयर रहेगा ही रहेगा, मतलब ये चीट करेंगे। अच्छा, अब मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो है, अगर सन एंड मून कहीं पे भी कुंडली में, और ज़्यादातर मैंने जो हाउसेस बताया उसमें अगर ये कंजंक्ट करके बैठ जाए और 4th हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट है, 4th हाउस हमारे सुख का घर है, हमारे जो होमलैंड है उसको डिनोट करता है, वहाँ पे कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठ जाए तो ये भी शो करता है कि इनका सीक्रेटिव अफेयर रह सकता है या ये चीट कर सकते हैं। देखिए, चीटिंग का मतलब कोई रीज़न नहीं होता। अगर आप चाह रहे हैं तो आप चीट करेंगे, अगर आपका सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो कंट्रोल में है तो फिर आप नहीं करेंगे, तो यही बात है। अगर मार्स वेनस किसी के चार्ट में अच्छे प्लेस में है, अगर मार्स बहुत एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, वेनस अच्छे पोजीशन में है, तो अगर ये कंजंक्शन हो भी रहा होगा ना, तो वो अपना जो डिज़ायर है उसको कंट्रोल में रखेगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं करेगा कि उसके लिए मतलब उसको भी बाद में पछतावा हो या फिर कुछ, या मार्स और वेनस अच्छे प्लैनेट्स का इनका ऊपर मतलब एस्पेक्ट दे रहा है तो
देखा गया है। अब अगर देखिए मून भी हमारे माइंड को डिनोट करता है, कहीं मून अगर ये वेनस और मार्स के कंजंक्शन में आ जाए और वहाँ भी राहु का एस्पेक्ट उसको मिल जाए, तो माइंड भी मतलब उसी डायरेक्शन में चलेगा कि मतलब रिलेशन बनाना है, नहीं मुझे एक पार्टनर से नहीं सेटिस्फाई हो रहा हूँ, तो ऐसा इन लोगों का रहता है। मून एंड राहु जाके अगर बैठ जाए आपके 12th हाउस में, तो माइंड वही सब सोचेगा ऑल टाइम, चीट का मतलब चीटिंग का एक टेंडेंसी दे देता है। तो ये सब कुछ बेसिक योग है जो मैंने बताया है, और इसके बुनियाद पर आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए, जो कि मैंने पहले ही बताया है। पहले पूरा जान लीजिए कि कंजंक्शन कितने डिग्रीज में ये कंजंक्शन हो रहा है, ये कंजंक्शन किस किस हाउस में हो रहा है, अच्छे राशि में हो रहा है, ये खराब राशि में हो रहा है, ये पूरा देख के उसके बाद ही कोई कंक्लूजन लीजिए। आज का जो टॉपिक है यहीं तक रखते हैं, यहीं एंड करते हैं। और आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे के पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, अगर मेरा सब्सक्राइबर 1000 हो गया, 1000 से ऊपर, उसके बाद मैं अपना कॉन्टैक्ट जो डिटेल्स है वो शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। आप लोग तब मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी प्रेडिक्शन वगैरह के लिए। तो तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय।